Good morning class 8th students. So in today's video, we are going to read further next content which are remaining from chapter number 3. So now we are going to read about the functions or we can say powers of the Supreme Court. फंक्शन बोल दीजिए या पावर बोल दीजिए, बात एक ही है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में. So the first power or we can say first function of Supreme Court is the original jurisdiction. What is this? Let's read. Certain petition यानी कुछ याचिकाएं जो होती हैं can be made directly in the Supreme Court. वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की जा सकती है. कैन बी मेड का मीनिंग हो गया दाखिल करना. जैसे हमने पढ़ा कि वैसे तो क्या होगा, कोई भी केस पहले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएगा ना, उस जिला न्यायालय में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील कोर्ट जो होता है, फिर वहाँ से हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऐसे ये प्रोसेस होता है. ठीक है. लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है कैन बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जा सकते हैं. सच केसेस आर सेड टू ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट. ऐसे केसेस को क्या कहा जाता है कि ये केसेस जो है ऐसे माने जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सीमा में ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं, यानी वो उसी में सुने जाने वाले केसेस है. एंड द अथॉरिटी टू रिजोल्व दीज केसेस इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. और इसीलिए इन केसेस को जो है सुनने की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है और इन्हें जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन केसेस हम बोल सकते हैं. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस फॉल विद इन दिस कैटेगरी. यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले जो केसेस होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, वो कौन से होते हैं? लाइक डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई झगड़ा हो. डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र सरकार और एक से ज़्यादा राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई केस है, कोई विवाद है, यानी डिस्प्यूट है, झगड़ा है, मतलब टकराव है, तो ऐसे केसेस जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है कहलाते हैं. तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल माने पावर है या फंक्शन है कि वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कर सकता है ऐसे केसेस की. ठीक है. द सेकंड फंक्शन और पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन. रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? The fundamental rights guaranteed under the Constitution include the right to move the Supreme Court for the protection and enforcement of another such right. यानी फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वी ऑल नो, हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में. अब इन फंडामेंटल राइट्स को गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि इनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता. तो इस फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो हमें जो एक और फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार. तो यानी हम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट कर सकता है. अगर उनका वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है किसी भी जो है मामले को देख सकता है और वो इनके एनफोर्समेंट यानी इन फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को बोल सकता है. ये राइट भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है. ठीक है. नाउ द थर्ड फंक्शन इज अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन. अब अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? Appellant jurisdiction means that the Supreme Court can reconsider a case and legal issues involved in it or on the following condition. यानी सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है? कुछ मामलों को रिकंसिडर कर सकता है. ओके. एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, यानी कुछ मामले अपने उसके खुद के भी राइट बनते हैं, वो खुद देख लेते हैं. जैसे इफ़ अ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस शुड बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई हाई कोर्ट ये बोल देता है कि इस केस की सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा. अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो गया ऐसे केसेस जो हाई कोर्ट से जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर. जैसे पहला हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट कि ऐसे केसेस जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट ही बोल दे के जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी. सेकंड, इफ़ अ हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट इन अ क्रिमिनल केस एंड गिव्स डेथ पेनल्टी. अगर ऐसा कोई केस है जिसमें हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट से भी निचले कोर्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट या तहसील कोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, इन कोर्ट में अगर
यानी हाई कोर्ट के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, उन कोर्ट में अगर कोई डिसीजन दिया गया है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है, या कोई क्रिमिनल केस है, आपराधिक प्रकरण है, तो ये ऐसे केसेस को जो है ये हाई कोर्ट जो है उनको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, इफ़ अ हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ अ पावर, और अगर मान लो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है किसी मामले में, मान लीजिए कि सपोज उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को गिल्टी प्रूव कर दिया और उसको डेथ पेनल्टी यानी उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया या कोई अपराध उस पर सिद्ध कर दिया, तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और हाई कोर्ट जो है उससे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का राइट है। इफ हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट इन अ क्रिमिनल केस एंड गिव्स डेथ पेनल्टी, यानी अगर कोई हाई कोर्ट, किसी राज्य का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय या राज्य न्यायालय जो है, अगर किसी मामले में जो है निचली अदालतों के द्वारा दिए गए जो है मृत्यु या अपराध के जो निर्णय होते, फैसले होते, उनको पलट देता है, तो वो भी कौन सुनेगा? किसको ये राइट है? सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वहाँ पर उसकी सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकता है। इफ़ द इश्यूज इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन यानी संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ जाती है कि संविधान कहता क्या है। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तो ऐसे केसेस को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। नाउ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अब ये कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की? अब आप मैंने वर्ड से समझ गए कि एडवाइजरी यानी सलाह देना, तो सलाहकारी शक्ति जो है ये क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? पढ़िए, इन एडिशन टू द अबव फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन हमने पढ़े कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कुछ केस तो ऐसे होते हैं जो वो खुद ही सुन सकता है, जैसे कि हम पढ़ के आए डिटेल में। फिर दूसरा हमने पढ़ा है रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा कि अपील भी की जाती है वहाँ पर कुछ मामलों की। फोर्थ हम पढ़ रहे हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? समटाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मामले पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी जनहित के होते हैं, जन महत्व के होते हैं, लोक महत्व के होते हैं, तो ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कोर्ट को जो है सौंप सकता है। कोर्ट को ये बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो इसको चेकआउट कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस सजेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट कोर्ट। जबकि अगर ऐसे केस पर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। नाउ रीड हियर, इन एडिशन टू द अबव फंक्शंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉजेसेस एडवाइजरी पावर। यानी इन कार्यों को जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इनको छोड़ के जो है सुप्रीम कोर्ट और क्या कर सकता है? उसका एडवाइजरी पावर भी है। वो क्या है? इट मीन्स that the President of India can refer any matter of public importance to the Supreme Court for its advice. However, the President is not bound to accept such advice. Okay? Now students, High Courts. अब सुप्रीम कोर्ट तो हमने पढ़ा कि पूरे इंडिया का एक ही है सर, दिल्ली में, ठीक है। और जो है हाई कोर्ट जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स के कंबाइन भी है, ठीक है, उनके अलग अलग नहीं है। अभी जो एट प्रेजेंट जो है 21 जो है हाई कोर्ट्स है, ठीक है, इंडिया के अंदर। नाउ आप देखिए हाई कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 214 ऑफ पार्ट 6 चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अनुच्छेद यानी भाग 6 के अनुच्छेद क्रमांक जो है कितना 214 में जो है हाई कोर्ट बनेंगे, इंडियन जुडिशरी में हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होगी, ऐसा बताया गया है। इसी आर्टिकल के बेसिस पर जो है इंडिया में हाई कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वन हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा कम पड़ रहा है या बजट नहीं है, तो इसलिए कुछ स्टेट छोटे स्टेट है तो उनका कंबाइन भी कर देते हैं, ठीक है। नाउ देखिए
The constitution provides for one high court for every state of India, but parliament has been given the power to put more than one state under high court. यानी पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो जो है एक हाई कोर्ट के अंडर में, एक हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है एक से ज़्यादा स्टेट को रख सकती है सरकार, डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड पॉपुलेशन विच द कोर्ट मस्ट सर्व। यानी एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर पॉपुलेशन का नंबर होता है, अगर उससे कम है तो एक से ज़्यादा स्टेट को एक ही हाई कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है। यानी एक से ज़्यादा हाई कोर्ट का एक से ज़्यादा स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। नाउ अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हमने पढ़ा ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है वो हमने पढ़ा। तो ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड एज मैनी अदर जजेस। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट में भी, और कुछ अदर जजेस होते हैं। एज पार्लियामेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टाइम, जितने पार्लियामेंट में जितने नंबर जो है पार्लियामेंट अगर डिसाइड करती जाती है टाइम टाइम की किस हाई कोर्ट में कितने होंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पर किसकी सलाह पर करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, यानी मुख्य न्यायाधीश से राय मशविरा करके। एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, और जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस राज्य के गवर्नर से सलाह करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी राज्य के माने स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। ठीक है। नाउ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय the other judges of the high court are appointed by the president in consultation with the chief justice of the supreme court, chief justice of the high court and और जो दूसरे जजेस होते हैं, अदर जो जजेस होते हैं, उनको लेकर तो जो है प्रेसिडेंट उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी जो है एडवाइस ले सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है। सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किससे कंसल्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, और जो है उस स्टेट के गवर्नर से स्टेट जो है कंसल्ट करते हैं जिस स्टेट के लिए चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, जिस स्टेट के हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है। और जो दूसरे जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसा आप सुने। फिर आप देखिए इनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओबियसली आप तो सीधा पढ़िए कि इंडिया में जितने भी जज बनते हैं सारे जो है वो इंडियंस ही होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड मस्ट हैव हेल्ड फॉर एटलीस्ट 10 years अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और बीन एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, और ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट और अ रिनोव्ड राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ। यानी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा जो है उसे कम से कम 10 साल का 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट इन द स्टेट, यानी राज्य के हाई कोर्ट में जो है उसने 10 साल वकालत की हो। ओके। उसके अलावा जो है उसने क्या किया हो, वो जो है वेल नोन राइटर होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ, यानी कानून का जो है बहुत जाना माना जो है वो ज्ञाता होना चाहिए। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। जैसे हमने पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है कितनी एज तक रहते हैं? 65 years की एज तक जो है वो रहते हैं, उनका टेन्यूर रहता है। ठीक है। ऐसे ही जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये 62 years तक होते हैं, यानी उनसे 3 साल कम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से 3 साल कम इनकी जो है पोस्टिंग रहती है। दे कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट और कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको जो है या तो ये खुद रिजाइन कर देते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको सीधे रिमूव कर सकते हैं। ओके।